सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, कल से ही इसाक डार के हाल टॉक शो में इंटरव्यू का चर्चा है और उस पर ज़ाहिर रद्द-ए-अमल अब सामने आना शुरू हुआ। वज़ीर आज़म ने सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल दिया जो हमने आपको सुनवाया भी, और उन्होंने कहा कि ये इन पर अल्लाह का अजाब आया हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी वज़ीर आज़म को तो खैर ये गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती है। लेकिन वो ज़हनी दबाव का जिक्र कर रहे थे कि एक ज़हनी दबाव जब आपको देखना हो तो वो आप देख सकते हैं कि वो इसाक डार के इंटरव्यू में आपको नज़र आता है। बात यह है कि वो जो इंटरव्यू था और वो ज़ाहिर वो जिस तरीके से सवालात पूछे गए, वो जवाबात जो इसाक डार की जानिब से दिए गए, और ये कहना कि मेरी तो एक ही प्रॉपर्टी है जो कि खुद ज़ाहिर अदालत के पास है। अब इसका आप रद्द-ए-अमल के साथ साथ जो अब नैब ने जो दस्तावेज़ात दी हैं, जो नए दस्तावेज़ात हैं, वो क्या कहती हैं, ज़रा वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि इसाक डार साहब तो कहते हैं कि भाई जो पूरा इंटरव्यू खुलासा है कि उनकी एक ही पाकिस्तान में जायदाद है। नए दस्तावेज़ात कहती हैं कि इसाक डार के दुबई में 3 फ्लैट्स हैं, लाहौर में 1 घर है, इस्लामाबाद में 4 प्लॉट हैं, 1 आलीशान गाड़ी है, दुबई में 3 कंपनियों के वो शेयर होल्डर भी हैं। उनकी अहलिया के नाम पर पाकिस्तान में 6 गाड़ियां हैं। उनकी अहलिया और इसाक डार ने पाकिस्तानी कंपनी हजवेरी होल्डिंग में तकरीबन 34,53,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है। और अब अदालती हुक्म पर, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जो पंजाब हुकूमत ने इसाक डार के जो लाहौर वाला घर था उसको पनागाह में अब तब्दील कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद मुस्लिम लीग नून से अली गौर साहब मुझे ज्वाइन करें, और नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्यूरो इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं ज़ाहिर सियासी मौक़िफ़ तो लूँगी और दोनों हज़रात मेरे साथ हैं, लेकिन पहले ज़रा मैं गुलाम मुर्तज़ा से बात कर लूँ। मुर्तज़ा, 2 एंगलिंग की जा रही है इस इंटरव्यू की। एक तो ये कि ज़ाहिर वो जो एक हुकूमत का मौक़िफ़ है और जिस तरीके से वो इंटरव्यू देखने वाले जिस तरह से उसको ले रहे हैं, और जो नज़र भी आ रहा है कि इसाक डार परेशानी का शिकार नज़र आते हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं, वो परेशान हैं कि वो क्या जवाब दें एंकर के सवालों का, कि जब उनसे पूछा गया कि आपकी कितनी जायदादें हैं, और वैसे भी अगर पूरा इंटरव्यू आप देखें। लेकिन इस बात से क़तई नज़र, जब कोई भी शख्स जो कि सज़ा याफ्ता होता है और वो मुल्क नहीं आ रहा होता, उसको लाने के लिए आपके पास भी फ़िलहाल कोई ऐसे ख़ास ज़राए नहीं होते कि हुकूमत लेकर आ जाए, और वो किसी और मुल्क में बैठकर किसी और मुल्क के टीवी पे इंटरव्यू दे और उस इंटरव्यू में भी वो उसका पोल खुल के सामने आ जाए, ये कितनी सुबकी की बात है खुद हम सब के लिए। बहुत शुक्रिया समिया, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि इंतहाई सुबकी की बात है कि अगर इस तरह से हो जिस तरह से इसाक डार साहब का इंटरव्यू जो वहाँ पे हुआ हार्ट टॉक पे, और उन्होंने 1-2 जुमले उसमें कहे थे, घबराए हुए भी थे, वो सवालों के जवाब भी सही नहीं दे पा रहे थे, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि उन्होंने गलत बयानी भी की, जिसमें उन्होंने अपनी जायदाद के हवाले से फिर बाद उन्होंने उसको चेंज किया कि मेरे बेटों की है और मेरा एक ही घर है यहाँ पे जो लाहौर में है और जिसके ऊपर हुकूमत ने कब्ज़ा कर रखा है। एक नुक्ता नज़र जो है वो ये है कि इसाक डार वहाँ बहुत ज़्यादा पसपा हो गए, उनकी बेइज्जती हुई, उन्होंने बहुत कुछ जो है वो उनसे पूछा गया लेकिन वो जवाब नहीं दे सके। एक परसेप्शन और मैं आपको देना चाहूँगा, उन्होंने 1-2 जुमले कहे थे। उन्होंने कहा कि आप ये देखें कि हमें ना वो वहाँ कुछ कहने की आज़ादी है, ना हम बात कर सकते हैं, और हमारी बात को तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है, वहाँ तमाम लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं और तस्वीर का एक रुख देखा जाता है। आप पूरा इंटरव्यू सुने, अगर किसी ने भी इसका एनालिसिस करना है, हमने सिंपल वो 2 क्लिप्स सुने हैं और जो ट्विटर पे आए हैं, जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने ट्वीट किए हैं, और उसके बाद उनके ऊपर बड़ी आराम से सब लोग तबसरा कर रहे हैं। उनमें उठाए जाने वाले सवालात नहीं सुने कि उन्होंने जो सवालात 1-2 उठाए कि हमें वहाँ ना तो टीवी के ऊपर हम बोल सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना अदालतों में जा सकते हैं, वो जज का भी उन्होंने जिक्र किया, फिर उन्होंने नैब के हवाले से भी जिक्र किया। तो अभी की जो 1-2 दिन से आप सूरत हाल, आप भी जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह से, बड़ी एक नज़र गहरी रखती हैं इस चीज़ों पे, आप ये देखें कि गुज़िश्ता 2 दिन से हो क्या रहा है। हम सारी कौम मिल के उस इंटरव्यू के उन दो हिस्सों के ऊपर चले गए हैं। सही बात। क्या वो हार्ट टॉक वाले जो मेज़बान थे सीनियर जर्नलिस्ट, क्या वो पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं देख रहे होंगे? पाकिस्तान का मीडिया नहीं देख रहे होंगे? क्या वो इस चीज़ को नहीं देख रहे कि उनके इंटरव्यू को
किस अंदाज में देखा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार वो नहीं पढ़ते होंगे, उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं जाती होगी। वो जो भी जर्नलिस्ट हैं वो हार्ट टॉक में यहाँ जिस वक्त तक ये इस प्रोग्राम में पहुँचे हैं और जो उस प्रोग्राम की वैल्यू है उसमें उनकी 50 साल सहाफ़ती ज़िंदगी शामिल है। बिल्कुल। और वो कभी एक रुख जो है उसको सामने रख के रिपोर्ट नहीं करते। एक ये भी परसेप्शन है, लेकिन क्या हम उन्हीं का जो परसेप्शन है इसाक डार साहब का उसको मजबूत नहीं कर रहे? एक ही चीज़ को बार बार जिक्र करके। बात ये है कि अगर उन्होंने जो भी जुर्म किए हैं, देखें एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान को जो आवाज़ हुकूमत पाकिस्तान ने लगाई थी कि हम मफरूरों को, इश्तिहारियों को वापस लाएंगे, तो इनको फौरी तौर पे वो आवाज मगर आवाज बनकर रह गई ना। आज फिर जिक्र किया गया, मुतज़र मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी, आज फिर जिक्र किया गया और ये कहा गया शहजाद अकबर की जानिब से कि मियाँ साहब को वापस लाने के लिए काम हो रहा है। वो काम ही हो रहा है। अभी 2.5 साल हो गए हुकूमत को मफरूरों को लाने के लिए। फिर वो कहा गया कि मुआहिदा भी हमारा बरतानिया के साथ हो गया है, लेकिन पता ये चला कि हमारी बात हुई टेक्निकल, तो वो पता ये चला कि वो मुआहिदा इतना कारगर नहीं हो सकता। आप नहीं ला सकते जिसने असाइलम लिया हुआ हो या वो लंदन में हो, तो ऐसा हमारे पास कोई मुआहिदा नहीं है। नदीम कुरैशी साहब ज़रा ये बताइएगा, क्या हुकूमत को ज़ेब देता है, चाहे हुकूमत को छोड़ दें, या किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को ये ज़ेब देता है कि वो एक इंटरव्यू का जिक्र करें, वो एक ऐसे शख्स के इंटरव्यू का जिक्र करें जो कि इश्तिहारी है, जो कि मुजरिम है, जिसको वतन वापस लेकर आना है, सज़ा दिलवानी है? क्या वज़ीर आज़म को ये बात करनी भी चाहिए थी? उनको तो बॉदर ही नहीं करना चाहिए था इस चीज़ को। जो भी हो रहा है उनके नज़दीक तो बहुत बड़े बड़े इशूज़ हैं जो आज उन्होंने गुफ्तगू की, क्या उनको वो करनी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को क्यों ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे आपकी इस बात का समझ नहीं आई। अच्छा, मतलब जिन लोगों ने पाकिस्तान को आज इस हाल में पहुंचाया, एक शख्स ने 22 साल पहले स्ट्रगल की कि पाकिस्तान में जब तक इंसाफ सब के लिए बराबर नहीं होगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान में बेपनाह अदवार गुजरे इस 22-23 साल में, मुख्तलिफ हुकूमतें ज्वाइंटली और सेपरेटली आई, लेकिन लोग यही थे। आज इनके खिलाफ इमरान खान ने जो आज एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं एपीडीएम की सूरत में, आप पिछले 35 साल की हिस्ट्री उठाकर देख लो। अफसोस की बात यह है कि 35 साल के जो बातें हैं ना, ये सिर्फ बातें ही हैं नदीम साहब। अब आप लोगों ने इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। ये चोर हैं, ये डाकू हैं। सर एक सेकंड, मेरा एक पॉइंट ले लें, आप बोलते रहिएगा। एक पॉइंट ले लें नदीम साहब, एक सेकंड, हौसला हौसला। सर मेरी बात तो सुने। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग ये कहते रहते हैं 35 साल ये चोरी, ये डाके, ये डालें। आप लोगों ने इनकी चोरी कितनी रिकवर की? आप किस किस को लेकर आ गए? किस किस को आपने जेल में डाल दिया? क्या मियाँ साहब को जाने देने वाली आपकी हुकूमत नहीं थी? क्या ये कहने वाली आपकी हुकूमत नहीं थी कि हम अरबों रुपए रिकवर करेंगे? तो वो दावे सिर्फ दावे ही क्यों रह गए आपके? आपने जिस जोर से सवाल किया, आप जब्त से मेरा जवाब भी सुनिएगा। पहली बात यह है, पाकिस्तान का आइन या कानून किसी हुकूमती ओहदेदार को ये इख्तियार और हक नहीं देता, ना प्राइम मिनिस्टर के पास है ना प्रेसिडेंट के पास है कि वो रिकवरी करे। उसके लिए बाकायदा इदारे काम कर रहे हैं। आप नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की रिपोर्ट पढ़ें, अरबों रुपया रिकवर हुआ मुख्तलिफ लोगों से। पाकिस्तान के कानून और आइन के तहत हुकूमत ने आगे चलना होता है, ना तो यहाँ को डिक्टेरियल लॉ है, ना यहाँ बादशाहत है कि ये इदारे किसके मातहत हैं सर? ये इदारे किसके मातहत हैं? और ये जिसका आपने नैब का जिक्र किया, नैब की कारकर्दगी भी सबके ही सामने है। किस तरह गिरफ्तारियां होती हैं और फिर किस तरह जमानतें होती हैं। नहीं, गिरफ्तारी उस वक्त होगी जब कानून की वायलेशन होगी, जमानत उस वक्त होगी जब अदालत से आएगी। रेफरेंस बन जाता है सर। रेफरेंस कब बनता है? गिरफ्तारी कितने अरसे बाद रेफरेंस बनता है नैब का? देखिए, अब ये बिल्कुल मुख्तलिफ टॉपिक है। हमने बात करनी है कि इस्हाक डार पाकिस्तान के फिनांस मिनिस्टर है, उन्होंने क्या गुफ्तगू की इंटरनेशनली, वो क्या अजाइम थे उनके, वो इस इंटरव्यू से क्या। सर वो बात मैं करूंगी नून लीग से। जो आपसे बात करनी है वो ये करनी है कि जब इसाक डार या मियां नवाज शरीफ या कोई भी और बैठकर मुल्क के हवाले से, इदारों के हवाले से किसी और मुल्क में बैठकर बात कैसे कर रहा है, आप उसको लेकर आइए वापस और डालिए जेलों में, सजा याफ्ता है तो। मेरे काश में इतना आसान होता। इसी बात की तो जंग थी कि कानून इस मुल्क में अशराफिया के लिए और है, हॉली फौज के लिए और है, आम आदमी के लिए और है। यहाँ जो कानून है वो तो साइकिल चोर के लिए है, खरबूजा चोर के लिए है, रोटी चोर के लिए है। ये कानून तो इनके लिए मकड़ी का जाना इन ताकतवर लोगों के लिए।
मैं नहीं कह रहा जैसा उसने साल पहले कहा था, मैं आपको इस बात बता दूं। देखिए हमने इंटरव्यू को अभी साहब फरमा रहे थे कि इंटरव्यू पूरा नहीं सुना गया, चंद क्लिप्स हमने बात वही देखनी है जो उस पूरे इंटरव्यू का मगज है, उसका जो ब्रेन है का टारगेट था पाकिस्तान के इदारों को मलाइन करना, इंटरनेशनली पाकिस्तान के इमेज को डिस्टर्ब करना और ये बताना कि पाकिस्तान में खुदा ना खासा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। पॉइंट टेकन। देखिए वो तो वही बात होगी, अपनी मर्जी की बात निकालना, लेकिन ये सवाल नहीं है मेरा आपसे, आपसे मुतालिक मेरा सवाल है। ये सवाल तो ज़ाहिर नून लीग से बनता है। अली गौहर साहब, क्या ज़रूरत पेश आई इसाक डार साहब को यहाँ इंटरव्यू देने की? उनको तो चाहिए कि पाकिस्तान है अदालतों का सामना करें। जी शुक्रिया समिया, मैं ये तवक्को करता हूँ कि मेरी बात भी आप मुकम्मल सुनेंगी और टाइम भी प्रॉपर देंगी। इंशाल्लाह। गुजारिश ये है कि उन्होंने डार साहब ने जो भी इंटरव्यू दिया और वो बड़ा डिटेल इंटरव्यू था। अब अगर हम उसमें ये पॉइंट निकालें कि वो घबराए हुए थे, वो बात ये करते थे, तो वो उनका इंटरव्यू इस वक्त जो मीडिया पर चल रहा है, और जैसे कि ये अयाज सादिक साहब के खिलाफ एक प्रोपोगंडा मुहिम मीडिया पर शुरू की गई और फिर वो लोग भी पकड़े गए जो उनके हलके में पोस्टर्स लगा रहे थे और पूरी आवाम जानती है कि वो कौन लोग थे और कौन पोस्टर लगवा रहा था। इसी तरह से ये डार साहब के इंटरव्यू को उठाया गया। डार साहब ने जो भी जवाब दिए वो मीडिया के सामने दिए। अच्छा। उनका पूरा इंटरव्यू है, उन्होंने कोई जवाब मतलब है कि वो नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ सर कि जरूरत क्या पेश आई। मैं तो ये कह ही नहीं रही रिव्यू में घबरा गए थे, नहीं घबरा गए थे। वापस आते अपने प्रोग्राम पर और ज़ाहिर अली गौहर साहब का मौक़िफ़ अब पूरा नहीं हुआ था। अली साहब देखिए, सवाल मेरा ये बिल्कुल नहीं था कि उनका रवैया क्या था, उनका रद्दअमल क्या था इंटरव्यू देते हुए। सवाल ये था कि उनको क्या ज़रूरत पेश आई। उनको तो वतन वापस नहीं आना चाहिए, अदालतों का सामना नहीं करना चाहिए। गुजारिश ये है कि अदालतों के हवाला से एक, अगर हम ओवरऑल पूरे सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो हमें जस्टिस सिद्दीकी साहब का बयान भी ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि उन्होंने अदालतों के बारे में क्या दिया। फिर जिस जज साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई, उन जज साहब की जो वीडियोस आई और जिस बेस पर उनको नौकरी से फारिग किया गया, लेकिन उस बुनियाद पर आप पूरे अदालती सिस्टम को तो खराब नहीं कह सकते ना गौहर साहब। लेकिन उन सजाओं को अभी तक खत्म नहीं किया गया जो उस जज साहब ने दी, जिनको के नौकरी से निकाल दिया गया। वो भी अदालतों ने करना है सर, वो भी अदालतों ने करना है। जी मेरी गुजारिश सुन लेना। इन सारे मामलात में बिल्कुल जो है वो ये जो हमारा नैब का सिस्टम है, और नैब के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक पॉइंट ले लेंगे, नैब का जो इदारा था ये आपके दौर में भी था, ये अदालतें आपके दौर में भी थी। अगर आपको लगता है ना सर, एक सेकंड, ना इदारे सही काम कर रहे हैं ना अदालतें सही काम कर रही हैं, तो आप लोगों ने अपने दौर में क्यों नहीं ठीक किया? 3 दफा वजीर आजम रहे मियां नवाज शरीफ साहब। ज्यादा बेहतर है कि आप मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें तो ज्यादा बेहतर है। जाहिर है हर सेकंड के बाद अगर क्वेश्चन करेंगे तो फिर पिछले का सवाल तो आप कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट कीजिए। देखिए गुजारिश ये है कि नैब ये, लेकिन हमारे टाइम में भी नैब था, लेकिन ये जो नैब है ये आपको पता है कि परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम में ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ऐसे इदारे बनाती है और लोगों को विक्टिमाइज किया जाता है, जिनकी विक्टिमाइज के जरिए लोगों से पार्टियां तब्दील करवाई जाती हैं, लोगों की वफादारियां तब्दील की जाती हैं, और फिर इस तरह से एक डमी हुकूमत मुल्क में बनाई जाती है जिस तरह से कि आजकल है। आप डार साहब की बात कर रहे हैं, देखें उन्होंने उस मीडिया पे किसी भी इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरव्यू देना कोई बैन तो नहीं है। आज हमारे इदारे जो हैं, जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं, आप देख लें कि यहाँ पर काफी कुछ है जो नहीं दिखाया जाता, जो नहीं बताया जाता, और उन चीजों को रोक लिया जाता है। अच्छा सर, एक सवाल आप ले लेंगे, मैं इंटरप्ट तो नहीं करना चाह रही आपको, लेकिन आपकी बात से ही सवाल निकल जाता है, मैं क्या करूं, फिर वो वक्त गुजर जाएगा। डमी हुकूमत का जिक्र किया तो 2018 में डमी हुकूमत बनी, 2008 में 2013 में ये हुकूमतें डमी हुकूमतें नहीं थी। नहीं, ये डमी हुकूमतें नहीं थी। अच्छा। और हर बार ऐसा, हाँ डमी हुकूमत थी जब परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में असम्बली बनी, डमी हुकूमत थी जब ये 2018 के ये इलेक्शन के जरिए पपेट्स को बिठाया गया। अच्छा। रात के 12 बजे आरटीएस सिस्टम को बंद किया गया और बंद करके उन सिलेक्टेड लोगों को लाया गया रिजल्ट तब्दील करके, जो कि इसकी अहलियत नहीं रखते थे। जहां तक आप इमरान खान साहब के अभी बयान पर तबसरा कर रहे थे, तो वो तो हमेशा
मकबूतुल हवास रहते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर उनकी बहन करप्शन करे तो उसको तो ये कहा जाता है कि इसको थोड़ा सा फाइन कर दें, और ये तो सिर्फ इनकम टैक्स के मामलात हैं और ये नैब का केस नहीं बनता। अगर कोई यहाँ पर अद्वियात चोरी पे अरबों रुपए खा जाए और अद्वियात की कीमत पाकिस्तान में आसमान की तरफ पॉइंट टेकन, लेकिन अभी अद्वियात की कीमतें भी कम हुई हैं, चीनी की, आटे की, सर काफी चीजों की कीमतें कम हुई हैं। पॉइंट टेकन, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक लेना है, बहुत टाइम दिया आपको, मैं चाहूंगी, मैंने बहुत टाइम दिया सर, वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक लेना। नदीम कुरैशी साहब, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा टेक दे दें, इस मौके दे दें अपना, आप गौर साहब की बात पर। देखिए, मैं इनकी बात से मौके सिर्फ यही दूंगा कि ये जो बड़ी मकबूल किस्म की बातें करते हैं, जब ये खुद इक़्तिदार में होते हैं तो इनका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होता है। कौम इनसे एक क्वेश्चन करती है कि आप इक़्तिदार में रहे, आपके ऊपर जितने इल्जाम लगे, आप उसकी सफाई दे, आप उसकी सफाई नहीं देते, आप महंगाई की बात करते हैं। कौम इनसे पूछती है कि मरियम नवाज ने कहा मेरी तो पाकिस्तान में तो क्या लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जवाब नहीं है, सब कुछ साबित हुआ। फ्लोर ऑफ द हाउस नवाज शरीफ साहब ने कहा मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, साबित हुआ। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं। राम साहब फरमा रहे हैं कि मेरी पाकिस्तान में सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। आपने अपने इंट्रो में तो सारी चीजें बयान फरमा दी। मैं हैरान होता हूँ कि ये 2020 में जहां दुनिया जदीद तरीन मीडिया से फैजियाब हो रही है, सोशल मीडिया के चीज को फ्लैश कर रहा होता है, आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप इसको 77 समझते हैं क्या आप सिर्फ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की लाश लेकर इस मुल्क में इक़्तिदार में आ जाएंगे? आप जनरल मुशर्रफ को बुरा कह रहे हैं, आप पुलिस से ओथ ले रहे हैं 2008 में ब्लैक हटिया बांध के, मतलब जहां आपके धुएं हो रहे होते हैं वहां सब कुछ ठीक होता है। अभी हुकूमत को ना सर सिर्फ एक काम करना है, नदीम कुरैशी साहब, एक काम करना है, जो आप लोगों का मंशूर में चीजें शामिल थी ना, एहतसाब सबके लिए, रिकवरी, पैसों की जो मफरूर हैं उनको वापस लाना, ये काम आपने कर ले, महंगाई को कम करने के अलावा तो फिर कोई और बात बनेगी नहीं फिर ऑपोजिशन के बाद, ये काम ने जरूर करना है। मैं ब्रेक ले रही हूं। नदीम कुरैशी साहब, अली गौर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे तो कोरोना की वैक्सीन किस हद तक कारआमद होगी और पाकिस्तान में कब तक आएगी, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में कोरोना की सूरत हाल में बात करेंगे। जो मुल्क में कोरोना की सूरत हाल है वो खासी बिगड़ चुकी है। 75 अमवात हुई हैं, रिकॉर्ड अमवात हैं अब तक, और जो शरह है वो 8% से बढ़ गई है। मुल्क में केसेस जो एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं वो 2829 हैं, और अगर इस तरह केसेस बढ़ते रहे तो अस्पतालों पर दबाव पड़ेगा, और अभी भी अस्पतालों पर खासा दबाव है। अगर हम बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन में अभी पाकिस्तान जो है वो उसको कुछ और महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जो बरतानिया की अमरीकी दवासाज कंपनी है उसने तो वैक्सीन इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है, और ज़ाहिर है बरतानिया जो है वो वैक्सीन इस्तेमाल करने की परमिशन देने वाला पहला मुल्क भी बन गया है, और 95% तक ये कहा जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है ये तहफ़्फ़ुज़ फराम करेगी कोरोना से। तो मेरे साथ मौजूद हैं 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर इब्राहिम हैं जो कि अस्थमा स्पेशलिस्ट भी हैं और एलर्जी एक्सपर्ट भी हैं, आपका शुक्रिया। और डॉक्टर सलमान शाहिद यूके से मेरे साथ मौजूद हैं जो कि NHS कंसल्टेंट भी हैं, साथ ही साथ ये वहाँ पर रीजनल डायरेक्टर हैं ऑपरेशन कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। ये ज़रा बताइएगा, अभी वैक्सीनेशन आई है और ज़ाहिर बड़ी ख़बर है आज की कि आप उसको परमिशन भी दे दी गई है कि ये इस्तेमाल होगी, वहाँ पर ये किस तरह से इस्तेमाल हो रही है, और फिर जब ये वहाँ पर इस्तेमाल होगी तो इसके भी दीगर ममालिक को भेजने के हवाले से क्या प्रोग्राम है बरतानिया हुकूमत का? जी हमने ऑलरेडी प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था पिछले 1 महीने से, तो सारे इसकी ऑपरेशनल अफेयर्स कंफर्म हो चुके थे, क्योंकि हमें ये नॉलेज थी कि हम 1 दिसंबर से वैक्सीनेशन प्रोग्राम डिलीवर करने के काबिल होंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे मेंटेन करनी है, जिसकी वजह से इसकी लॉजिस्टिक्स और इसकी मूवमेंट में हमें कुछ इशू थे, वो हमने सॉर्ट आउट किए हैं। पहले फेज में हमारे पास 8 लाख वैक्सीनेशन जो है वो हमें फाइजर से मौसूल होंगी, जो कि हम केयर वर्कर्स और जो वनरेबल एडल्ट्स जो कि केयर होम में होते हैं उनको, और NHS के और हेल्थ केयर स्टाफ्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को लगाएंगे। इसके साथ साथ जो है हमारे पास फिर एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की और मॉडर्ना वैक्सीनेशंस अवेलेबल होंगी सेकेंड पार्ट में।
ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा ये वैक्सीन कब तक कारामद होगी, मतलब कितना अरसा ये अगर आप लगाएं तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगले वैक्सीन की? ये जो करंट वैक्सीन है इसके 2 फेजेस हैं, 2 शॉट्स होंगे इसके, जो कि 3 से 4 हफ्ते बाद हमें रिपीट करने होंगे। और उससे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके लिहाज से इतनी इम्यूनिटी क्रिएट होगी कि आप इसको एटलीस्ट 1 साल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी हमने अभी वैक्सीन के ट्रायल किए हैं ये बहुत जल्दी में हुए हैं और इसके प्रोसेस को हमने बहुत स्लो किया है, फास्ट किया है, और स्लोली इसके जो इमीडिएट साइड इफेक्ट्स आप ये कह लें कि वो हम सिर्फ देख पाए हैं। हमें इसके मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इसके भी इफेक्ट्स नहीं पता। अच्छा। तो ये हो सकता है कि इसके अंदर 1 साल में डिप आए और हमें वैक्सीनेशन जो है वो दोबारा, क्योंकि हर साल वैक्सीनेशन फ्लू की भी चेंज होती है, तो होपफुली ये भी वैक्सीनेशन आपको अगले साल फ्लू की तरह दोबारा लगवानी पड़े। राइट, बिल्कुल सही, आपने बड़ा मुझे ब्रीफली बताया। मैं वापस आती हूँ आपकी जानिब। डॉक्टर इब्राहिम साहब, अब हमारे पास ज़ाहिर है ये इतना जो लो टेम्परेचर है जिस पर इसको ट्रैवल करना है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, पहले भी डिस्कशन आपसे हुई थी। अब जो चीन की वैक्सीन है वो कितनी हद तक पाकिस्तान में कारामद होगी, और फिर फाइजर की वैक्सीन तो ज़ाहिर है फिलहाल तो पॉसिबिलिटी पाकिस्तान में नहीं लगती है, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, हमारे पास वैक्सीन की दस्तयाबी कब होगी? देखें, एक तो व्यूअर्स को ये बताना जरूरी है कि चाइना की वैक्सीन जो है वो इजी टू इंपोर्ट होगी हमारे पास, और जो फाइजर की वैक्सीन, नो डाउट हम दूसरी वैक्सीन मोस्टली सारी ब्रांड ही मंगाते हैं, GSK, फाइजर, सोनोफी, एवेंटस, इन्हीं की वैक्सीन आ रही होती हैं। लेकिन इस वैक्सीन का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लो टेम्परेचर पे इसको सेव करना है, और यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि लो टेम्परेचर पे मेंटेन करना इट्स टू हार्ड वर्क, क्योंकि इसमें एक प्रोटोकॉल्स होंगे, लॉजिस्टिक होगा, फिर आके यहाँ पे सेव होना, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के मसले, यहाँ पे लोगों के मसले, बहुत सारे इश्यूज होंगे, जिसकी वजह से ये वैक्सीन तो इधर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कामयाब हो सकेगी। अच्छा। दूसरे जो चाइना की वैक्सीन है जिसकी 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, उसके भी 2 शॉट्स हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि 2 years तक आप ये वैक्सीन की जो इफादियत है वो रख सकेंगे। तो दैट विल बी द बेटर चॉइस। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, दैट विल बी द बेटर चॉइस, और हमारे मुल्क में इसको इजीली अवेलेबल भी कर सकेंगे और इसके टेम्परेचर को मेंटेन भी कर सकेंगे। और सेकेंडली जो फाइजर और चाइना की वैक्सीन में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस यही आएगा, टेक्नोलॉजी सेम, थोड़ा सा आगे पीछे जो इनकी जो रिसर्च है, रिसर्च के हिसाब से बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो फाइजर की वैक्सीन है उसको तो ये दावा किया जा रहा है ना कि वो 95% तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, तो चीन की वैक्सीन है वो भी इतना ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी? जी बिल्कुल, उनका भी मैंने रेशो पढ़ा था और उनके भी रिसर्च पेपर सारे पढ़े हैं मैंने, उन्होंने भी यही कमिट किया है कि हमारी वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी, और हमारी जो रिसर्च है वो भी बहुत अच्छी है और बहुत फास्टली हमने की है, और उसके ट्रायल्स भी बहुत कामयाब हुए हैं। तो उन्होंने इसी तरह की बात कही है कि दैट विल बी अ वेरी इफेक्टिव वैक्सीन, इवन दो के वो बहुत सारे कंट्रीज में इसको लगाना भी शुरू कर दिया है, जैसे कि यूएई में तो मैंने बाकायदा मेरे कितने फ्रेंड्स हैं डॉक्टर्स जिनको लगाना भी शुरू कर दिया और लगा चुके हैं, और उसकी प्राइस भी उस वैक्सीन से बहुत ज्यादा कम होगी। अच्छा, तो जरा मैं डॉक्टर से ये भी पूछ लूँ, डॉक्टर सलमान शाहिद साहब, ये जो फाइजर की वैक्सीन है इसकी क्या कॉस्ट है, और जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने कहा कि वो उस वैक्सीन के फाइजर की वैक्सीन से जो चीनी वैक्सीन है वो कम होगी, तो क्या कॉस्ट क्या है इस वैक्सीन की? देखिए, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने ये तो ऐलान किया है कि उनको वो इसके ऊपर प्रॉफिट नहीं मेक करेंगी सिर्फ मॉडर्ना के, लेकिन उन्होंने भी ये कोशिश ये की है कि वो उसको चीपेस्ट पॉसिबल मार्जिन्स रख के पूरी दुनिया को फराहम कर सकें, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि ऐसे मौके के ऊपर आमतौर पे कंपनीज जो हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस की वजह से प्रॉफिट बनाने की अहल नहीं होती हैं। लेकिन जो अभी हमारे पास फाइजर की और मॉडर्ना की जो वैक्सीन्स हैं वो $20 to $40 उसकी कॉस्ट होगी। मॉडर्ना की ज़्यादा महंगी है, फाइजर की उससे कम है, और जो एस्ट्राजेनेका या जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीनेशन है जो कि सेकंड है इन लाइन में, वो हमारे पास $2 से $4 के दरमियान जो है वो अवेलेबल होगी, जो कि चीपेस्ट होगी। लेकिन उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड में, वो इंग्लैंड में ही बन रही है, और उसकी जो टेक्नोलॉजी है, मैं आपको ये बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें, 2 टेक्नोलॉजीज हैं। जो मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर वैक्सीनेशन बनाई गई है वो फाइजर ने और मॉडर्ना ने बनाई है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी एस्ट्राजेनेका या ऑक्सफोर्ड ने यूज की है, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर बाकी वैक्सीनेशन जो अभी तक माजी में आती रही हैं वो उस पर बेस करती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि शायद सेफ्टी प्रोफाइल ऑक्सफोर्ड की
वैक्सीनेशन का ज्यादा, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म को उन्होंने यूज किया है वो ट्रायल एंड टेस्टेड है, लेकिन एफिशिएंसी और एफिकेसी के लिहाज से फाइजर और मॉडर्ना 95% अपने आप को इफेक्टिव कहती हैं, ज्यादा इफेक्टिव कहती हैं। आप जरा पाकिस्तान की सूरत हाल जानते हैं। मुर्तज़ा, खबर क्या है आपके पास? हमने अभी पिछले दिनों ये खबर सुनी कि ग्रांट की मंजूरी दी गई है, करीबन $15 लाख की ग्रांट की मंजूरी, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि वो वैक्सीन खरीदने के लिए दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर्स खदशात का इजहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी भी 4-5 महीने कहीं नहीं गए, वो वैक्सीन जब तक आएगी और डेफिनेटली वो चाइना की वैक्सीन होगी। खबर क्या है आपके पास? हुकूमत क्या काम कर रही है वैक्सीन की खरीदारी के हवाले से? देखिए, वैक्सीन ख़रीदारी के हवाले से अभी ना तो हमने किसी जगह प्रॉपर, जिसको हम कहते हैं कि हमने रब्ता किया है, ना ही हमारे साथ किसी की बातचीत हुई है, या ऑफिशियल्स जिनसे हमारी बात होती है वो ये बताते हैं कि अभी तक जो लोग बाहर वैक्सीन तैयार कर रहे हैं उन्होंने कोशिश की है पाकिस्तान के ऑफिशियल से रब्ता करने की, क्योंकि आपने जब ख़रीदनी होती है किसी भी जगह से वैक्सीन ख़रीदनी है तो उसके लिए आपके पास फ़ंड्स की मौजूदगी जो है होनी चाहिए। खासी महंगी हमें वैक्सीन मिलेगी, और कुछ ये है कि हमारे पास फ़ंड्स अवेलेबल हों तो तभी हम जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं। तीसरा इसका पहलू ये है कि हमारी सारी तवज्जो जो है वो चाइना की तरफ है, क्योंकि चाइना ने ये कहा था कि पाकिस्तान को हम वैक्सीनेशन जो है वो फ्राहम करेंगे, ये वैक्सीन पाकिस्तान को भी दी जाएगी। तो इंतज़ार यही है कि आज जो एक इजलास भी हुआ है इस हवाले से, जिसमें ये बातचीत की गई है कि वैक्सीनेशन के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है वो सामने रखी जाए। तो आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि हमारी वैक्सीन के हवाले से जो कुछ भी लेना देना है वो हमारा चीन के साथ होगा, और चीनी वैक्सीन ही हम इस्तेमाल करेंगे। अब आपने कहा वो महंगी पड़ेगी, तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने प्लान क्या किया है? वो किस तरह दर्जे बंदी के हिसाब से लोगों को लगेगी? पहले दर्जे में कौन लोग आएंगे, दूसरे दर्जे में और तीसरे दर्जे में, और उसकी क्या प्लानिंग की गई है कि वो तमाम लोगों को दस्तयाब हो? देखें, ये अभी जो ड्रैप है इस सिलसिले में उसकी भी कारकर्दगी का जायज़ा लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इस वैक्सीन को यहाँ इस्तेमाल करने के हवाले से एक NOC जारी करना है। अच्छा। और अगर वो जब वो NOC जारी करेंगे या वो इसको इंपोर्ट करने की इजाज़त देंगे, तो फिर ये है कि क्या गवर्नमेंट अपने तौर पे इसको इंपोर्ट करती है या वो प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त देती है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने तौर पे, जैसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े प्राइवेट अदारे हैं, तो वो भी वैक्सीन अगर मंगवाते हैं, या बड़े बड़े स्टोर्स वाले हैं, वो उसको मेंटेन करके अपनी तमाम चीज़ों को उसको वैक्सीन लाते हैं और फिर यहाँ पे वो फ़रोख्त करते हैं। तो ये फिर तो वैक्सीन किसी वक्त भी, कहाँ से भी, किसी मुल्क से भी मंगवा सकेंगे। लेकिन जो हुकूमती सतह के ऊपर हमें नज़र आना चाहिए कि एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो जिसको हम ये कह सकें कि ये यकसां तमाम शहरियों के लिए पॉलिसी वो ऐसी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, और इसने जब तक हम पूरे पाकिस्तान समेत कोई भी दुनिया का गरीब से गरीब मुल्क जिसके पास ₹1 भी नहीं होगा, उसको भी ये वैक्सीन मिलनी है, क्योंकि अगर कोई भी शख्स रह जाएगा वैक्सीनेशन से तो उसके आने के दोबारा ऐसा ही है। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, तो अमीर मुल्क जो है वो प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सबको मिलना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर दुनिया भर में ये ज़ाहिर वायरस फैल चुका है। अब वैक्सीन का सवाल तो ज़ाहिर बनता ही था। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर साहब, ये ज़ाहिर आप क्योंकि अस्थमा के पेशेंट्स को देखते हैं, अब जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनकी जानिब से कई दफ़ा ये शिकायत भी की गई कि बार बार ये कहा जाता है कि मास्क पहने, लेकिन वो मास्क नहीं पहन पाते, और मास्क पहनने से उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो ऐसे पेशेंट्स फिर क्या करें? वो ये वाहिद तदबीर जिसे कहा जा रहा है कि मास्क पहने, वो नहीं कर पाएँ, तो फिर वो उस वायरस से कैसे बचें, और वो ये पता भी कैसे लगाएं कि वो अस्थमा के पेशेंट्स हैं और उनको कोरोना वायरस नहीं हुआ? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अस्थमा के पेशेंट में और कोरोना में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें एक तो कोरोना में एक तो जब खांसी होती है, हाई ग्रेड फीवर होता है, और आपकी जो सांस की जो मूवमेंट है वो एक्चुअली बहुत फास्ट नहीं होती। अस्थमा में एक होती है, एक तो आपको स्पैज़म फील होता है, दूसरा आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, तीसरा आपकी व्हीजिंग शुरू हो जाती है, सीटियां बनना शुरू हो जाती है, और एक क्रॉनिक कफ होती है जिसमें एक सीटी की आवाज आ रही होती है। और कोरोना में सीटी की आवाज नहीं आती है।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके साथ ये इन्फ्लुएंजा जो फ्लू है जो आजकल बहुत चला हुआ है उसमें नजला बहुत होता है। सही। और उस नजले के साथ बलगम बन रहा होता है। उसमें हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं कि अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में है और ये लोअर ट्रैक में खुश्क है और अपर में थोड़ा सा फ्लू है तो इसका मतलब ये कि इन्फ्लुएंजा है। तीसरा ये है कि अस्थमा के मरीज को मास्क, देखिए मास्क की इफादियत ये है कि आप जब पब्लिक में बैठे हैं तो आप अगर फिल्टर वाला मास्क ले लें या ऑक्सीजन वाला मास्क भी आजकल आ रहा है तो दैट इज वेरी अच्छा और रिसर्च वाला मास्क है जो यहाँ पे अगर आप अपना बेस बांध लेते हैं और वो ऑक्सीजन आपको सप्लाई कर रहा होता है और आप मास्क पहन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको इन एनवायरनमेंट में अगर आप अकेले बैठे हैं या इन लोगों में बैठे हैं जिनको कोरोना नहीं है या सिम्टम्स नहीं है तो आपको वो मास्क यूज कर सकते हैं। दूसरा मास्क की इफादियत देखिए, अगर आप अकेले वॉक कर रहे हैं तो अस्थमा के पेशेंट को सफोकेशन होगी। अगर आप कहीं बैठे हैं पब्लिक में और अगर आप मास्क पहने हुए तो इसमें कुछ भी नहीं होना है। अगर आप फिल्टर मास्क पहने हुए तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। बड़ा अच्छा आपने तो तरीकाकार बता दिया। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई कंफ्यूजन पेशेंट्स को या इस तरह की जो डिजीज वाले लोग हैं उनको होनी चाहिए। और आपको एक अच्छी बात बता दूं कि जो वॉक करते हुए तो आम इंसान को भी मास्क नहीं पहनना है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता हुआ जाएगा और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो सफोकेशन से बचने के लिए यू नीड फिल्टर मास्क और फिल्टर मास्क बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं और ऑक्सीजनेशन वाले भी आ रहे हैं। सही है, पॉइंट टेकन। अच्छा डॉक्टर सलमान शाहिद साहब, अब अमरीकी कंपनी जो है मॉडर्ना वो भी कह रही है कि हमारी वैक्सीन बड़ी इफेक्टिव है और रूसी कंपनी भी यही कह रही है कि हमारी वैक्सीन जो है वो 90% से ज़्यादा मौसर है। आपको नहीं लगता है कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगी? और ये जो कंपनीज, तमाम कंपनीज दावे कर रही हैं, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, तुर्की हो, चीन हो, सब यही कह रहे हैं कि हमारी वैक्सीन ले लो, ये कोई कारोबार की शक्ल तो नहीं इख्तियार कर जाएगा? देखें, इशू ये है कि पूरी दुनिया में हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के ऊपर चलता है। यूके या यूरोप साइड पे आप ले लें या अमेरिका में एफडीए को ले लें, इनके यहाँ जो हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं या हेल्थ रेगुलेटर्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक कंपनी हूँ और मैंने एक वैक्सीन डेवलप की है और मैं ये क्लेम करता हूँ कि वो 90% 95% इफेक्टिव है, तो उसको पूरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो टेस्ट करेगी। उसका जो पूरा प्रोसेस है, जिस तरीके से उन्होंने रिक्रूट किए हैं स्टाफ, वो पेशेंट जिनको ये वैक्सीनेशन लगाई गई है, उनका पूरा ऑडिट होता है, उनका डेटा चेक होता है। तो जो भी पूरा प्रोसेस है वो एक विगोरस प्रोसेस के बाद वो एक अपनी थीसिस या अपना जो फाइनल फाइंडिंग्स है वो देते हैं। तो ये तो खैर कंफर्म है कि जितना ये क्लेम कर रहे हैं होपफुली इसी के अराउंड होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको और सबको हमें दिमाग में रखना है कि देखें, वायरस जो है, तमाम डॉक्टर्स जो सुन रहे हैं मेरे कोलीग, वो इसको एग्री करेंगे कि वायरस जो है अपनी मुसलसल शक्ल चेंज करता रहता है। आज जिस वायरस को देखते हुए हमने वैक्सीन तैयार की है हो सकता है कि ये वायरस आज से 1 साल बाद अपनी शक्ल चेंज कर ले और फिर आपको कोविड दिखे। तो हमारी प्रोटेक्शन अभी उस वायरस के थ्रू है हाईली लाइकली, जो कि इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है पूरी दुनिया में। अगर अब चेंज करेगा तो जाहिर बात है हमें वैक्सीनेशन की टाइप भी चेंज करेगी, उसका मॉडल भी चेंज करना पड़ेगा और फिर आपको दोबारा कोविड का शॉट लगेगा। और ये बहुत अनलाइकली है कि ये कोई कारोबार, देखें प्रॉफिट मार्जिन तो हर कंपनी रखेगी, फ्री में तो नहीं होता कोई काम, लेकिन ये कि एक एथिकल और WHO की गाइडलाइंस और हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज की गाइडलाइंस के थ्रू उसके ऊपर इतनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये भी जरा बता दें कि अभी फिलहाल यूके में क्या सिचुएशन है, केसेस के हवाले से भी, अमवात के हवाले से भी, और फिर ज़ाहिर अब ये वैक्सीन मुतारिफ करा दी गई है, परमिशन भी इसको मिल गई है, ये कब से लगना शुरू हो जाएगी लोगों को? देखिए, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह होपफुली अगर हमारे पास ये बैच आ जाता है तो हम वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देंगे। हमारे जो पूरा मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके तहत अगले 4 महीने में हम पूरे यूके की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का हमारी इंटेंशन है। ये एक सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर साहब, एक चीज ऐड कर लें फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। क्या कोई खास SOPs भी हैं इस वैक्सीन को लगाने से पहले या ड्यूरिंग वैक्सीन और उसके बाद भी? जी, उसके पूरे प्रोटोकॉल्स हैं, पूरा उसके ई-लर्निंग मॉड्यूल्स हैं। तमाम हेल्थ केयर स्टाफ जो उसको लगाएंगे वो पहले वो मॉड्यूल्स को पास करना पड़ेगा, फिर उनको इजाजत होगी कि वो वैक्सीनेट कर सकते हैं। पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिक लीफलेट्स बनेंगे, पेशेंट्स का रिकॉल सिस्टम होगा, उनको कॉल की जाएगी, बुलाई जाएगी और उनके बाद अगर उनको कोई साइड इफेक्ट होगा तो उनके पास एक डेडिकेटेड नंबर होगा, वो उस पर कॉल करेंगे। तो हमारा प्लान ये है कि अगले 4 महीने में हम पूरी पॉपुलेशन को, गवर्नमेंट जो है नेशनल हेल्थ सर्विस वो वैक्सीनेट कर देगी और इंशाल्लाह ताला हम अप्रैल ऑनवर्ड जो है नॉर्मलाइज होना शुरू करेंगे। और हमारे हेल्थ सेक्रेटरी ने आज ये अनाउंस किया है कि होपफुली समर 2021 हम बैक टू नॉर्मल और बिजनेस एज यूजुअल के ऊपर इंशाल्लाह चले जाएंगे। तो लेट्स होप एंड लेट्स सी, और दुआ यही है कि यही जो फीचर्स हम जो देख रहे हैं वो हम जल्द से जल्द खुद क्लियर होने के बाद पूरी दुनिया में और पर्टिकुलरली पाकिस्तान को हेल्प कर सकें।
इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं। डॉक्टर इब्राहिम साहब, बस लास्टली मैं सबका मौक़िफ़ लूँगी, आप ज़रा मुझे ये बता दीजिए कि आप भी इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, हुकूमत सतह पर जो चीज़ें हो रही होती हैं, मंजूरी हो रही होती है, क्या हुकूमत सोच रही है, क्या प्लानिंग कर रही है, ये बताइए हुकूमत की क्या प्लानिंग है? क्योंकि अब वैक्सीन पूरी दुनिया में ज़ाहिर लगना शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान में वो टाइम लेगा, ये मामला सारा प्रोसीजर टाइम लेगा, तो फिर ज़ाहिर वो फिर SOPs हमें ट्रैवलिंग में और चीज़ों में खासी मुश्किलात क्रिएट करेंगी। तो इस हवाले से हुकूमती सतह पर क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं जल्द से जल्द? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत नो डाउट अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेगी। देखें, आप अगर टाइफाइड की कैंपेन देखें या मीजल्स की कैंपेन देखें, विटामिन ए की कैंपेन देखें, पोलियो की कैंपेन देखें, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो ऑनेस्टली काम कर रहे होते हैं और उन इन्फेक्शंस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहरहाल इसके बीच में प्रॉब्लम यह है कि अगर सब्सिडी दी जाएगी तो ये वैक्सीन हमारे मुल्क में सस्ती पड़ेगी। अगर सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो एक आवाम को, एक आम नॉर्मल आवाम इस वैक्सीन को लगाने के कासिर रहेगी। तो इसलिए हुकूमत ने कुछ फैसले ज़रूर किए होंगे, और जिस तरह टाइफाइड की वैक्सीन लास्ट टाइम हमने कैंपेन की थी और पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन और ने बहुत अच्छा एक्टिवली काम किया था। जैसे पोलियो के लिए हम एवरी 3 मंथ, एवरी मंथली जो है कैंपेन कर रहे होते हैं। इसी तरह नो डाउट हमारी जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है इसके लिए जरूर काम करेगी और गवर्नमेंट से फाइट भी करेगी सब्सिडी के लिए कि आम आवाम को ये लग जाए। क्योंकि देखिए, अमीर लोग तो ये चीज पहले लगवा लेंगे या बाहर जाके लगवा लेंगे, जो आम आवाम है उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि एक ड्रॉबैक है कि लास्ट जो इन्फेक्शन का जो पीरियड गुजरा उसमें रेमडेसिविर और टेसोलिजिमैब आपको पता है कितनी ब्लैक में मिल रही थी, इवन तो कि मिल नहीं रही थी, और जहां मिल रही थी वहां पे ब्लैक में मिल रही थी। है। तो ऐसा ना हो, इसको अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के अंडर इसको सर्वाइव करेगी और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को देगी, या फिर हुकूमत को इस पर प्रॉपर काम करना होगा, अपना होमवर्क करना होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर सलमान शाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मुर्तज़ा आपका भी शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूँगी, ज़ाहिर कोरोना की वैक्सीन जब पूरी दुनिया मुतारिफ हो रही है, पाकिस्तान को इसको ना सिर्फ इम्पोर्ट कराने के हवाले से वो कैसे लगेगी, उसका प्लान क्या होगा, उसकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, वो तमाम लोगों को मैसर होनी चाहिए। इसके लिए पूरी पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी, वरना मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। अल्लाह इस पर खैर करे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।